नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सियासत की बात होगी, साथ ही यह भी दिखाएंगे कि कहां किसने अपनी जान दे दी और कुछ बाकी खबरें। चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सीएम के पूर्ववर्ती सरकार से 3 सवाल। गोधन न्याय योजना की आरएसएस ने की तारीफ। माननी के बिगड़े बोल। हुनर की अलग पहचान। लाइव सोसाइटी। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। सियासत से जुड़ी हुई खबर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव से पहले अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों अपने अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को साधने में लगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय से सावेर सुमावली की जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किए। आज के संबोधन में सीएम ने 3 सवाल दागे। सीएम के पूर्ववर्ती सरकार से 3 सवाल। ऋण माफी को लेकर किया पहला सवाल। सभी किसानों को ऋण माफ करने का किया था वादा। सभी किसानों के 2 लाख तक ऋण किया जाएगा माफ। ऋण माफी की तारीख को लेकर किया दूसरा सवाल। कोई तारीख तय की थी? किस तारीख तक करेंगे ऋण माफ? ऋण माफी को लेकर कोई योजना क्यों नहीं बनाई? अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 के बीच किसानों को क्यों किया वंचित? तो इस तरह के 3 सवाल शिवराज ने दागे हैं, लेकिन इन सवालों के जरिए साफ नजर आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ को सीधा निशाना बना रहे हैं। क्या कहा शिवराज जी ने, सुनिएगा। कमलनाथ, अब रोज सवाल पूछूंगा आपसे। पहला सवाल शिवराज सिंह चौहान का। कमलनाथ जी जवाब दीजिए, आपने कहा था कि नहीं कहा था सभी किसानों का 2 लाख तक का सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत ऋण माफ करेंगे? कहा था कि नहीं कहा था? यह जवाब कार्यकर्ता से नहीं, कमलनाथ से मैं चाहता हूं। बदल गए, पलट गए। अल्पकालीन, ये अल्पकालीन काय के लिए भैया, दीर्घकालीन काय के लिए नहीं। और अल्पकालीन किया तो किसानों का अल्पकालीन ही मुख्यमंत्री रहो, चलो 15 महीना में। और इसके बाद दूसरा धोखा, एक एक पूछूंगा। दूसरा सवाल, आज पहला दिन है, 2 पूछ लेता हूं। कमलनाथ जी बताइए कि आपने वचन पत्र में ऋण माफी की कोई तारीख तय की थी कि इस तारीख तक के कर्जे माफ किए जाएंगे? कोई तारीख तय नहीं थी। सबके ऋण माफ। लेकिन वारे दादा आते ही बदल गए और कहा 31 मार्च 2018 की कटाव तारीख नित कर अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि में जिन किसानों ने ऋण लिया था। चलिए, शिवराज सिंह चौहान ने 3 सवाल दाग दिए। ये सवाल रोज एक पूछेंगे, लेकिन आज पहला दिन था तो बोले 2 पूछ रहे थे। 2 पूछते पूछते 3 तक बढ़ गए और अब कमलनाथ से जवाब की बारी है कि वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन दुष्यंत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। दुष्यंत से बात कर लेते। दुष्यंत, वर्चुअल रैली में एक बार फिर दिखाई दिया शिवराज जी का वही लब्बो लुआब, वही चेहरा, वही आवाज और वही सवाल, लेकिन सवाल कुछ बदले हुए। सवाल दरअसल 15 साल तक सरकार बीजेपी की रही और 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। तो अब कांग्रेस की सरकार से सवाल है, क्योंकि जवाब तो जनता को देना है, लेकिन इन सवालों के जरिए क्या मैसेज?
बिल्कुल, देखिए मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है मनोज जी, और एक मैसेज यही पहुंचाने की कोशिश की गई है कि जो ऋण माफी का वचन कमलनाथ सरकार ने दिया था जनता को, वो कहीं ना कहीं वो पूरा करते हुए नहीं पाए गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नियमों को और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पूरी जो योजना तैयार की गई थी उस योजना में घोलघाल भी किया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व की कमलनाथ सरकार को घेरा है। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात की जाए तो उनसे 3 सवाल किए हैं। ऋण माफी में योजना तैयार क्यों नहीं की गई और अल्पकालीन क्यों तैयार की गई, अगर की गई तो। और इसके अलावा जिस तरीके से अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक के जो किसानों के लोन है उनको क्यों माफ नहीं किया गया, साथ ही साथ जिस तरीके से जो कालातीत की बात की गई थी उसके लिए कितनी क्या काम की गई, राष्ट्रीयकृत और जो बैंक है सहकारी बैंक उनके कितने चालू खातों से और जो ऋण जो है वो माफ किया गया। तो तमाम सारी बातों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में जो काम किए हैं कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हो पाए हैं, और उसी को एक मुद्दा बनाकर जनता के बीच में पहुंचने का काम जो है वो बीजेपी कर सकती है। और जिस तरीके से ऋण माफी एक बड़ी योजना थी, बड़ा वचन था कमलनाथ सरकार का, और वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ है। और उस पर सवाल खड़े करते हुए लेकिन बचपन रैली में और क्या दिखाई दिया, और क्या रैली में दिखाई दिया, क्या आप देख रहे थे, कवर कर रहे थे क्या, और मुख्यमंत्री के निशाने पर रहा? ये तो साफ है कि हम इन सवालों का जवाब देना होगा, और सवालों का जवाब हमें लग रहा है कि अकेले कमलनाथ को नहीं देना होगा। सवालों का जवाब तो जनता भी पूछेगी कि आपने कहा था कर्ज माफ कर दीजिए, आपने कहा था इतने महीने में, हुआ कहां? वो तो राहुल गांधी ने भी बोला था मंदसौर की सभा में कि मैं आपसे कहता हूं कि सरकार हमारी बनेगी और पहले दिन आपका कर्ज माफ हो जाएगा, और नहीं हुआ तो मैं सरकार को नहीं रहने दूंगा। अब ये बात अलग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार को नहीं रहने दिया, लेकिन और क्या पूछा? देखिए, और ये चीजें भी सामने आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो काम किए हैं और जिस तरीके से जो उन्होंने शैली अपनाई थी कि अगर कहीं ना कहीं लोगों की जिस तरीके से जो अपेक्षाएं थी सरकार से वो पूरी नहीं हुई तो वो सड़कों पर आएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान उस समय चलाया गया तो उसके लिए भी तुलसी सिलावट की उन्होंने जमकर तारीफ की है कि उस दौरान तुलसी सिलावट लगातार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रहे थे और प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचा रहे थे। लेकिन अब जब जिन अपेक्षाओं पर सरकार को खरा उतरना चाहिए था उस समय, तो उस समय सरकार खरा नहीं उतर पाई और उसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ा और वो सत्ता से बाहर हो गई। अब उसके लिए कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनिशिएटिव लिया और उनके जो जितने समर्थक विधायक थे उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया और लगातार सरकार को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है दुष्यंत की निशाने पर कमलनाथ की सरकार थी और जहां काम अच्छा हुआ है वो जिनने अच्छा किया, तुलसी सिलावट ने, तो वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मंत्रालय उनको मिल चुका है, तो उन्होंने शिवराज जी ने उनकी भी तारीफ कर दी। लेकिन शुद्ध के खिलाफ युद्ध तो देखने को मिलेगा, अभी चुनाव में समझ आएगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरबा गुरबा बाड़ी योजना की तारीफ आरएसएस ने की। आरएसएस के नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की, साथ ही सरकार की गोधन खरीदी के फैसले का भी स्वागत किया है। आरएसएस ने कहा कि यह महान काम गाय और गांव के हित में है और गौ की भूपेश सरकार के गोबर खरीदी फैसले को लेकर भाजपा ने काफी विरोध किया था, लेकिन अब कांग्रेस भाजपा और आरएसएस के संबंधों को लेकर चर्चा कर रही है। गोधन न्याय योजना की आरएसएस ने जमकर तारीफ की है, गोबर खरीदी पर भी उन्होंने तारीफ की है। अब ये तारीफ नागबार गुजरेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि तारीफ जिस तरह से की गई है उससे कांग्रेस उत्साहित है और कांग्रेस अब ये सवाल खड़ा करेगी कि जब आरएसएस इस योजना की तारीफ कर रहा है तो भाई साहब आप क्यों विरोध कर रहे हैं? तो इस तरह की बड़ी खबर गोबर खरीदी को लेकर, ये आपने देखा होगा कि तो वहां से जिस तरह की खबरें सामने आ रही उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि जो गोबर खरीदी की योजना सरकार ने की है उसकी तारीफ आरएसएस ने करके भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। चलिए मेरे साथ इस कुलेश्वर जुड़ रहे हैं, कुलेश्वर से सुनते हैं, समझते हैं। कुलेश्वर, आरएसएस ने तारीफ कर दी बघेल सरकार की, खासकर गोबर के मामले में, हालांकि कई तरह के सवाल बीजेपी ने उठाए, तो अब बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि बीजेपी तो मुश्किल में पड़ गई होगी आरएसएस की तारीफ करने के बाद। देखिए बिल्कुल मनोज जी, ये जो गोधन योजना सरकार शुरू करने जा रही है हरेली के दिन से, निश्चित तौर पे इसकी चर्चा जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य राज्यों में ही है, क्योंकि जिस तरह से गोबर खरीदी करने वाली पहली सरकार ये छत्तीसगढ़ की सरकार बनने जा रही है।
आरएसएस के कल कुछ प्रतिनिधि मंडल जो है वो मुख्यमंत्री निवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और साथ ही मुख्यमंत्री को इस योजना के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही नरवा गरवा घुरवा वाली योजना है उसके लिए भी धन्यवाद जो पत्र है वो उन्होंने आरएसएस के कुछ जो पदाधिकारी थे उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपा। निश्चित तौर पे अगर हम बात की जाए जब से योजना की बात आई है तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की ही बात करें तो अजय चंद्राकर लगातार गोबर को लेकर कई तरह की बात करें, गोबर को साथ ही राज्य की चिन्ह बनाने की भी बात अजय चंद्राकर ने कही थी। इसके बाद ये मामला बहुत गरमाया हुआ था। तो कुल मिलाकर आरएसएस के जाने से अब बीजेपी जो है उनके में ही उल्टा पड़ गया। हालांकि इसमें धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि आरएसएस शुरू से गौ प्रेम रही है, गायों की हमेशा से पूजा करते आई है, गायों के हित में काम करते हैं, इसलिए वो गए होंगे, मुलाकात किए होंगे, लेकिन इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की तो इस मामले में रविंद्र चौबे का साफ तौर पर कहना है कि इसकी तारीफ सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में की जा रही है, अन्य राज्य भी इसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि ये योजना जो है गायों के संरक्षण के लिए है। जो किसान है, जो कृषि किसान का काम करते हैं, जो गाय पालते हैं वो गोबर बचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो हालत है वो मजबूत होगी, उनको पैसे मिलेंगे। बता दो कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है 1.5 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने जाएगी। तो कहीं ना कहीं आरएसएस से जाने से अब बीजेपी इसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही। हालांकि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस के जाने से अब बीजेपी भी चुप हो गई है और इस योजना में भी कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस इसको अपनी उपलब्धि बता रही है। साफ तौर पर कहना है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का कि ये योजना है, इस योजना का तारीफ सभी कर रहे हैं, इस योजना के लिए धन्यवाद हर एक किसान जो गौ सेवा के वो करे, इसलिए आरएसएस भी कल जाकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर, आप भी जुड़े। लेकिन गोधन योजना जो बघेल सरकार ने शुरू किया है उसकी आरएसएस ने तारीफ की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इसका विरोध देखने को मिला था। ऐसे में बीजेपी के सुर अलग है और आरएसएस ने कुछ अलग कर दिया है। अभिनंदन भी किया है मुख्यमंत्री का, एक प्रतिनिधिमंडल जाके मिला है। निश्चित है योजना बहुत अच्छी है, लेकिन कई दफा योजना बड़ी अच्छी बनती है, तारीफ होती है, बातें होती, आगे कैसे क्रियान्वयन होगा इस पर नजर रहेगी। अगली खबर हम चलते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता बदलते ही नेताओं के सुर भी बदलने लगे, लेकिन शब्दों की खोती मर्यादा भी बार बार सामने आ जाती है। बसपा विधायक रामबाई ने पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे की विरोध प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है और कहा है कि वो पागलों की बातों पर ध्यान नहीं देती। बता दें कि पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे ने सिद्धार्थ ने रामबाई के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं उज्जैन पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने भी सवालों के जवाब में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है और शब्दों की मर्यादा लांघते हुए भूखा भेड़िया बता दिया। रामबाई, बसपा विधायक और अरविंद भदौरिया ने क्या कहा, दोनों को सुनिए जरा। के बेटे ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था आपके क्षेत्र में। पागलों की बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। पूर्व मूर्व के हम इनके पागल आदमों की बातों पे ध्यान देने का टाइम नहीं है भैया मेरे पास। हमारे परिवार को जेल भेजे हुए वही अब भी कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में हमें उनके बारे में न कछु कहने है न कछु जरूरत है उनके बारे में कहने की, क्योंकि उनको जनता जवाब दे चुकी है और आगे भी दे है। जब भी ऐसे कदम उठे हैं उनको जनता जवाब दे, हमें जरूरत नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे आलतू फालतू लोगों के बारे में ना कुछ कहना है। जिसको मेरे बारे में जो कहना है वो कहते रहे, जनता है इसका जवाब देने के लिए। वास्तव में कैबिनेट मंत्री का दायित्व मिला है तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं जाने से पहले सबसे पहले बाबा महाकाल जी के चरणों का आशीर्वाद लेने आए। प्रार्थना कर रहे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इसी प्रकार इस मध्य प्रदेश की जनता के आत्मा को सुखानुभूति का एहसास हो। विकास के सपनों के साथ हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब जिस गति से अभी दौड़ रहे हैं और चौगनी गति से विकास के सपनों के साथ चले। चलिए, वो जो कह रहे थे हालांकि वो सुनाई नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो कहा है उनके हिसाब से उनके बोल बिगड़े हैं। उन्होंने कह दिया महाकाल के दर्शन करने आया था, लेकिन भूखा भेड़िया कह दिया उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को। पर सवाल यही है कि यदि माननीय अपने बोल इस तरह से बिगाड़ेंगे, अभी तो आए हो, अभी तो दामन संभाला, थोड़े दिन जरा संभल कर बोलिए। लेकिन कहाँ कौन बोलने वाला, मंत्री बनने के बाद तो शायद अरविंद जी भी उसी तरह की भाषा बोलने लगे। उनका पहला नहीं दूसरा बयान आया। और जहां तक बात करें रामबाई की तो वो तो बोलती रहती है। आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आकाश से समझते हैं। आकाश, चुनाव से पहले इस तरह के बयान, तरह तरह के बयान, बिगड़े बोल कहें इनको या क्या क्या कहे इसके लेकर, लेकिन सवाल यही है
कि अरविंद भदौरिया जी एक बहुत ही सिंसियर आदमी है, जैसा माना जाता, देखा है हमने उनको, पर आजकल उनके बोल बिगड़ने लगे जब से मंत्री बन गए। जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीति में बिगड़े बोल लगातार देखने को मिल रहा है मनोज जी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत लगातार चुनावी मोड में नजर आ रही है, और यही कारण है कि जो अब बयान है वो मंत्रियों के कहें चाहे विपक्ष के कहें, कुछ इसी तरीके के निकल रहे हैं। अगर हम ताजे मामले की बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया का जो उज्जैन में बयान निकलकर सामने आया, वो साफ तौर पर यही इसी बात और इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सुर्खियां पाने के लिए और कांग्रेस पर तंज कसने के लिए उन्होंने जो है पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को भूखा भेड़िया करार दे दिया। सीधे तौर पर निशाना जरूर साधा है, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उपयोग किया है, उसको लेकर जो है अब सवाल उठना लाजमी हो गए हैं। और यही कारण है कि इसको लेकर अब कांग्रेस सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। और ये सियासत जो है वो टाइगर के साथ शुरू मध्य प्रदेश में हुई थी। वहीं अगर हम रामबाई की बात करें तो बसपा से विधायक हैं, मंत्री बनने का सपना था और एक मन में टीस भी थी, दर्द भी था, और वो अब झलकता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, उससे कहीं ना कहीं अंदर दर्द है। और क्योंकि अब उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को समर्थन दिया है तो सीधे तौर पर वो आरोप भी नहीं लगा सकती, सवाल भी नहीं उठा सकती। यही कारण है कि अपने शब्दों के माध्यम से बातों ही बातों में कुछ इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया कि अब उनके शब्दों पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है और माना ये जा रहा है कि जैसे जैसे उपचुनाव करीब आएगा, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के बीच जो नेता हैं वो कहीं भाषा का जो उपयोग है सही तरीके से करना ना भूल जाएं, ये देखने वाली बात मनोज जी होगी। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन पहले तोलो फिर बोलो, ऐसा कहा जाता है, लेकिन तोल मोल के बोल में भी बोल बिगड़ जाए तो फिर आगे चलकर थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आए हैं, अभी शुरुआत की है, जरा संभल कर चलिएगा। लेकिन रामबाई को पता है कि मुझे क्या बोलना, क्योंकि बोलने से भी कुछ नहीं मिल जाएगा और ना बोलने से भी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जब हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, सच कर दिखाया है नरसिंहपुर के अक्षय राजपूत ने, जिसका छोटा सा सपना आज लोगों के लिए मिसाल बन गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट अक्षय के लिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसे सच साबित करती ये कहानी 9वीं में पढ़ने वाले छात्र अक्षय राजपूत की है, जिसने अपनी मोटरसाइकिल चलाने की चाहत में साइकिल को ही मोटरसाइकिल बना दिया। जी हाँ, नरसिंहपुर के करेली से नजदीक आम गांव बड़ा में रहने वाले अक्षय राजपूत ने कबाड़ के सामान से जुगाड़ बनाने के शौक के चलते मोटरसाइकिल बना डाली। अक्षय ने कबाड़ी से पुराना चैम्प का इंजन लिया और उसे अपनी साइकिल में लगाकर मोटरसाइकिल बनाने में जुट गए और साकार कर दिखाया अपना सपना। सब लोग मोटरसाइकिल चलाते, जिस कारण हमने भी सोचा कि एक साइकिल में इंजन रख के हम मोटरसाइकिल बना सकते हैं। नरसिंहपुर आधा लीटर में आना जाना हो जाता है। ये सब कबाड़ से जुगाड़ किया इसका सामान। अभी तो नई नई बनाई है, वैसे पहले बनाई थी जो नरसिंहपुर में सम्मानित किया था हमको स्टेडियम ग्राउंड में एनपी प्रजापति जी ने और कलेक्टर साहब ने। हमने जो पहले बनाई थी जो एक पाँव से चलती थी, एक पाँव में आना जाना हो जाता उससे साइकिल से। क्या बनना चाहते थे आगे? कुछ नहीं, बस इंजीनियर बनना चाहती हूँ और भी कुछ देश के लिए बनाना चाहती हूँ मैं। अक्षय के पिता का टेंट हाउस का छोटा सा व्यापार है। बेटे को मोटरसाइकिल लेने का मन हुआ तो पिता ने उम्र छोटी होने के कारण मना कर दिया, लेकिन बेटे का हुनर और कुछ नया करने के जुनून ने कबाड़ में ही जुगाड़ ढूंढ लिया। सर एक्चुअली ये होता था कि वो पापा से हमेशा से बाइक की जिद करता था कि हमें बाइक लेना, लेकिन पापा बोलते थे अभी तुम छोटे हो, तुम बाइक मत लो। लेकिन उसके मन में था कि हाँ सब लोग बाइक चला रहे हैं और अगर मैं साइकिल में इंजन लगाकर कुछ डिफरेंट बाइक बनाऊं तो एक सबके लिए कुछ नया टाइप का होगा और खुद के लिए भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है इसका। 26 फरवरी में समारोह होता है, सम्मान समारोह, उसमें 173 लोगों में इसका सिलेक्शन हुआ जिले की प्रतिभा के रूप में और वहाँ पे जाके इसने अपनी साइकिल का झांकी में प्रदर्शन किया और वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। अभी तो गांव वाले भी बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि उन्हें भी अच्छा लगता है कि गांव में कोई तो है मतलब जो कुछ नया करने की तलाश में रहता है और गांव का नाम रोशन हो रहा है। सपने पूरे करने के लिए इरादों का मजबूत होना जरूरी है, फिर चाहे कितनी भी परेशानी आपके रास्ते में क्यों ना आए। अक्षय ने अपने जैसे कई युवाओं के लिए एक मिसाल भी कायम की है। IND 24 के लिए नरसिंहपुर से मदन तिवारी की रिपोर्ट।
चलिए, अक्षय है और अक्षय ने ये दिखाया है कि जब काम के जरिए आप आगे बढ़ेंगे तो जितना काम करेंगे वो आगे बढ़ेगा, बल्कि उसका क्षय नहीं होता। अक्षय का नाम ही ऐसा होता है और अक्षय उसी यथा नाम तथा गुण वैसा ही काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया। छोटा सा गांव है लेकिन काम बहुत बड़ा है, इसलिए तारीफ हो रही है अक्षय की। और तमाम सारे बच्चे यदि उनके अंदर कुछ काम करने की जुगाड़ है, काम करने का मन है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। शायद अक्षय से प्रेरणा लेंगे। दो खबर अब हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों खबर अलग अलग तरह की है। एक खबर वो है जिसमें गुंडों के हौसले बड़े बुलंद है। ये राजधानी रायपुर की खबर है, जहां खुलेआम चाकू लहराए गए, चाकू मारे गए और वीडियो वायरल हुआ। दूसरी खबर सत्ता की, जिसमें लाइव सोसाइट आपको दिखाएंगे। तो पहला वीडियो तो ये देखिए जिसमें किस तरह से हमला किया गया है। और मुजगहन थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया और बदमाश फरार हो गए। हमले का वीडियो सामने आया है। राजधानी में दहशतगर्दी का ये आलम दिखाई दे रहा है। बदमाशों ने युवक पर हमला किया है और किस तरह से आप ये देखिएगा, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही। खुलेआम चाकू मारे गए। लेकिन आजकल तो तमाम सारी चीजें वीडियो बन जाती है, क्योंकि हर जगह छोटे छोटे कैमरे लगे हैं, उसमें आप कैद हो जाते। तो जरा संभल कर चलिए। इसके बाद हिमांशु जुड़े हमारे साथ, संवाददाता। हिमांशु, क्या कहेंगे, किस तरह का मामला है, क्या आरोपी पकड़े गए? जी बिल्कुल मनोज जी, बताना चाहूंगा राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी की जो वारदात है आए दिन देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी लगातार वारदात को नियंत्रण करने के लिए लगातार सभी जिलों के एसपी की बैठकें ले रहे हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। उसके बाद भी कहीं पर जो है छत्तीसगढ़ में अपराधों पर नियंत्रण नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार अलग अलग जिलों में भी खुलेआम चाकूबाजी हो रही है, लूट की वारदात हो रही है। इन दिनों बड़ी घटना जो रायगढ़ में हुई थी लूट को लेकर, इस प्रकार से राजधानी में लगातार जो है चाकूबाजी की घटना, चाहे वो पैसे की झड़प को लेकर हो, चाहे मामूली बात को विवाद को लेकर हो, लगातार राजधानी में इस प्रकार से घटनाएं जो है सामने आ रही है। नशाखोरी भी लगातार बढ़ते जा रहा है। युवाओं में नशा का जो गिरफ्त है वो यहाँ पे एक गिरोह बन चुका है। तो कहीं ना कहीं जो राजधानी रायपुर की पुलिस पर भी सवालिया निशान। बिल्कुल हिमांशु, आप ठीक कह रहे हैं। और ये समझ आ रहा है कि जहां नशाखोरी बढ़ेगी, युवा यदि नशे की गिरफ्त में आएंगे तो इस तरह घटना को अंजाम देंगे। और अभी तो कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में रोजगार है नहीं, युवा रोजगार की तलाश में निकलेंगे और फिर क्या करेंगे, अपराध की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम कहते हैं जरा धैर्य से काम लीजिए। अपराध की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे काम भी है, इंतजार कीजिए। ऐसा संकट है, इससे गुजर जाएगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और इसी तरह की खबर जिसकी हम आपसे चर्चा कर रहे थे शुरुआत में, सतना में एक रिटायर्ड फौजी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी, एक मंदिर है भुर्जना देवी का, उस मंदिर में वो पहुंचे और लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। ये वीडियो देखिएगा आप, भगवान के सामने बैठा हुआ है और फिर खुद को गोली मार ली। और ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। रिटायर्ड फौजी है। अब वारदात की वजह क्या रही, क्यों इन्होंने इस तरह से घटना को अंजाम दिया, लेकिन आप देखिए खुद अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपने आप को गोली मार ली। और ये बताता है कि शायद भगवान के सामने गए होंगे कि भगवान उनकी मन्नतें पूरी कर दे, काम नहीं बन रहा होगा। पुलिस जांच कर रही पूरे मामले की। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पुष्पराज, क्या कहेंगे, किस तरह का मामला बड़ा गंभीर लग रहा है, जिसमें लाइव वीडियो दिखाई दे रहा है, खुद अपने आप को गोली मार ली उसने। जी, आपको सुनील मनोज जी बता दें कि सतना के कुलगामा थाना क्षेत्र के बरजुना ग्राम मंदिर प्रांगण की घटना है, जहां पे एक रिटायर्ड फौजी की शव बरामद हुआ है और जिसमें सीसीटीवी कैमरे देखने से जानकारी मिली है कि ये आत्महत्या की गई है। पहले तो पुलिस इसे हत्या मान रही थी, लेकिन मामला खुलासा हो गया सीसीटीवी कैमरे से देखने के बाद। नहीं तो क्या इसमें समझ क्या आया, अभी तक जांच में कुछ सामने आया? पुलिस जांच कर रही है, जो कि वहाँ गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही। कोई कह रहा है कि ये अपने आप को बलि चढ़ा दिया है, कोई कह रहा है कि ये शराब के नशे में इस तरह का कदम उठाया है रिटायर्ड फौजी ने। यही बाजार में तरह तरह की चर्चा हो रही है वहाँ गाँव में। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये ऐसा वीडियो है जो आप देख रहे हैं, ऐसे वीडियो से विचलित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम भी नहीं कहते कि आप छोटी छोटी घटनाओं को लेकर खुद को गोली मारिए। ऐसी खबरों से बचिए, ऐसी घटनाओं से बचिए, क्योंकि जिंदगी बड़ी लंबी है। धैर्य से यदि जीवन को जिएंगे तो रास्ता मिल जाएगा। इसमें सुसाइड करने की क्या जरूरत है। तमाम सारे लोग ऐसे कदमों को उठाते हैं तो उसको कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। और मिड सेशन में हम इसी तरह की बड़ी खबरों को लेकर आते हैं, जिसमें बात सियासत की होती है, जिसमें बात कुछ दिलचस्प खबरों की होती है, जैसा अक्षय ने काम कर दिखाया। और कुछ ऐसी खबरें भी होती है जो दिल दहला देती है। लेकिन हम कहेंगे कि
ऐसी बातों को लेकर थोड़ा संभल जाइएगा तो शायद जिंदगी बड़ी रोशन हो जाएगी आपकी। छोटी छोटी बातों में मौत को गले मत लगाइए। मिड सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।